हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि क्या ऑटिज़म को क्योर किया जा सकता है, बच्चे रिकवर कर सकते हैं और नॉर्मल बच्चों की तरह वो बिहेव करना या उनकी लर्निंग नॉर्मल बच्चों की तरह हो सकती है। बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। ऑटिज़म को पूरी तरह से क्योर किया जाना भी पॉसिबल है, लेकिन हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऑटिज़म को क्योर किया जा सकता है अगर आप कुछ चीज़ों पर हमारे बच्चों की रिकवरी निर्भर रहती है। अगर हम उन कुछ बातों का ध्यान रखें तो डेफिनेटली बच्चे ऑटिज़म के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसका असर बच्चों के सोशल लाइफ पर पड़ता है, उनके कम्युनिकेशन, उनकी स्पीच, उनके सेंसरी सिस्टम पर पड़ता है, बच्चों के बिहेवियर्स पर पड़ता है। स्वेयर केसेस में चांसेस बहुत कम रहते हैं बच्चे के बोलने के या उसके आई कांटेक्ट बनाने के, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो ऑटिज़म से रिकवर कर जाते हैं या जिनमें बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट आती हैं और बच्चे नॉर्मल या नियर टू नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। है कि बच्चे 25% तक ऑटिज़म में बच्चे रिकवर कर सकते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ एक चीज़ें उनमें रह जाएं, जैसे कुछ बच्चों को आई कांटेक्ट में या कुछ को फेशियल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो या कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत लर्निंग डिसेबिलिटी हो। ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन बच्चे ऑटिज़म के ट्रैप से बाहर आ जाते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। मैं ये इतने विश्वास से इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं, ये खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से मेरे पास बच्चे इम्प्रूव होते हैं और किस तरह से एक बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। उसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं बात करूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की रिकवरी हो सके, बच्चे का ऑटिज़म को ठीक किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, बच्चे की उन डिफ़िकल्टीज़ को कम किया जा सके। ऑटिज़म में बच्चों को कुछ ट्रीटमेंट बताए जाते हैं, अक्सर सजेस्ट किए जाते हैं, चाहे मैं डॉक्टर्स की बात करूं, मेडिसिन की बात करूं या फिर स्टेम सेल, GFCF डाइट, कैमल मिल्क, ये सभी चीज़ें पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि इनमें से क्या चीज़ है जो उनके बच्चे के लिए इफेक्टिव हो सकती है। इवन मेरे पास भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं मदर्स के कि क्या GFCF डाइट बच्चों को देनी चाहिए या फिर क्या ऑक्सीजन थेरेपी वर्क करती है या फिर स्टेम सेल थेरेपी क्या वो वर्क कर सकती है, उससे बच्चे ठीक हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें, ये सभी थेरेपीज़ जो हैं ये अननेचुरल वेज हैं बच्चों को रिकवर करने के, ऑटिज़म की रिकवरी के लिए। इन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, ना ही मैं रेकमेंड करूँगी इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं अपनी लाइफ में देखा है जो इन चीज़ों की वजह से ठीक हो गया हो, रिकवर कर गया हो। क्योंकि ऑटिज़म में रिकवरी इन चीज़ों पर निर्भर रहती ही नहीं है। अगर मैं GFCF डाइट की बात करूं या फिर स्टेम सेल की बात करूं, HPOT की बात करूं, मेडिसिन की बात करूं, क्योंकि लोग इन चीज़ों में पढ़कर अक्सर बहुत देर कर देते हैं और थेरेपिस्ट बच्चों की लेट होने की वजह से बच्चे उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए। एक ये रीज़न भी रहता है बच्चों में ऑटिज़म की रिकवरी ना होने का। तो हमें बीइंग ए पेरेंट ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है। कई बार एक्सेप्टेंस में पेरेंट्स बहुत टाइम लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे का कोई मेडिकल डायग्नोज नहीं भी हुआ है या उसको डायग्नोज में टाइम है, डायग्नोज हो नहीं पाया या डायग्नोज हो भी चुका है, तब भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को अगर ऑटिज़म है तो वो अपनी दुनिया में क्यों अलग अलग रहता है, उसे वो खोया रहता है, अपनी वर्ल्ड में लॉस्ट रहता है, आपकी बात को सुनता नहीं है, मानता नहीं है, आपके पास नहीं आता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे बच्चे को उन चीज़ों की ज़रूरत है, उन थेरेपीज़ की ज़रूरत है, उस इंटरेक्शन की ज़रूरत है, रादर देन कि हम डिप्रेस होकर एक जगह बैठ जाएं और बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें उसकी हाल पर। तो ये एक चीज़ भी बच्चों की रिकवरी में बहुत बड़ी बाधा का काम करती है, पेरेंट्स का डिप्रेस होना। इसीलिए पॉजिटिव रहिए। आप अगर अपनी मेंटल स्टेट को सही रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो डेफिनेटली रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और रहती है, कई पेरेंट्स इस चीज़ को स्टिग्मा मान लेते हैं ऑटिज़म को, कि हमारा बच्चा स्पेशल स्कूल में नहीं जाएगा, हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों के बीच में जाए। इस वजह से भी पेरेंट्स उन्हें नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवाते हैं उनका, कि नॉर्मल स्कूल में बच्चा दूसरे बच्चों को देखकर सीख जाएगा। लेकिन ऑटिज़म में जो डिफ़िकल्टी, सोशल डिफ़िकल्टीज इतनी अधिक रहती हैं कि बच्चा उन चीज़ों को सीख ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चे देखते ही नहीं हैं कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और एक जो अटेंशन बच्चे को चाहिए
वो उसे नॉर्मल स्कूल में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा पीछे जाना शुरू हो जाता है, रिग्रेस होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं। रिग्रेशन बच्चों में आना, बच्चे में कई बार बच्चे बोलते भी हैं, तब भी वो स्कूल जाने के बाद मैंने वो भी केसेस देखे हैं जो पीछे चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज, जो उसका एज रहती है, और मेंटल एज, ये दोनों का बराबर रहना ज़रूरी है। लेकिन ASD में जब हम बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डाल देते हैं, तब बच्चे एज के अकॉर्डिंग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मेंटल एज में वो पीछे हैं, क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह उनमें वो लर्निंग पावर नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि किस तरह से सीखना है। उन्हें वो चीज़ें, वो अटेंशन, वो केयर, वो एजुकेशन, वो स्ट्रेटजीज जो स्पेशल एजुकेशन की रहती हैं, वो नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे पीछे चले जाते हैं और वापस उस चीज़ को, उस गैप को भर पाना, उसको रिकवर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें सोच को भी बदलने की ज़रूरत है कि ऑटिज़म में अगर बच्चे को ऑटिज़म है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसके लिए काम करना, ये ज़रूरी है। ये पहला स्टेप रहता है ऑटिज़म में रिकवरी का, जब आप अपने बच्चे की रिकवरी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं कि अपने आप से बच्चा सीख लेगा, एज के हिसाब से अपने आप बच्चे को आ जाएगा, ये थॉट्स बिल्कुल गलत है। बच्चों को जब तक हम नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इसके अलावा मैं GF-CF डाइट या कैमल मिल्क या मेडिसिन की बात करूं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इनमें से जो बच्चों की लर्निंग बच्चों को सिखा सके, क्योंकि बच्चों को सीखना नहीं आता है। उसके लिए ज़रूरत है इनको ऐसी थेरेपीज़ की जिनसे बच्चे लर्न करना सीख पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें थी जो पेरेंट्स को अक्सर मिसगाइड करती हैं राइट डिसीजन लेने में कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है और उन्हें कौन सी स्टेप लेने हैं। आपका सही कदम बच्चे के फ्यूचर को तय करता है। बच्चों का क्योर होना, उनकी रिकवरी होना काफ़ी हद तक आप पर डिपेंड है। अब मैं बात करूंगी कि कौन से फैक्टर रहते हैं, अगर वो सही से उन पर काम किया जाए तो हमारे बच्चों में रिकवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो रहता है डायग्नोसिस की एज। आपके बच्चे का डायग्नोस कब हुआ, कब उसके सिम्टम्स के बारे में आपको पता चला। आजकल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है ऑटिज़म को लेकर, जिसकी वजह से पेरेंट्स को जल्दी पता चल जाता है कि डायग्नोस कि बच्चे को ऑटिज़म है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस चीज़ का कि पेरेंट्स को पता होना कि बच्चे को ऑटिज़म है, उसका डायग्नोसिस होना। लेकिन उसके साथ ही पेरेंट्स के लिए आगे कई सवाल हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ डिप्रेस हो जाते हैं, और इसके अलावा कुछ पेरेंट्स के क्या सही है उनके बच्चे के लिए ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। इसी बात के चलते अक्सर पेरेंट्स लेट कर देते हैं। बच्चों को वो अर्ली इंटरवेंशन जो चाहिए, जो 2-2.5 साल की एज के बाद स्टार्ट हो जाता है, वो नहीं मिलता है। अगर हम 2-2.5 साल की एज के 2.5 ईयर्स से 6 ईयर्स तक की बात करूँ, अगर इनमें बच्चों पर इंटेंसिव थेरेपी दी जाए, इन बच्चों को अच्छे से वर्क किया जाए, तो डेफिनेटली बच्चे ऑटिज़म के ट्रैप से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ जो रहती है वो रहती है कि सही थेरेपी का चुनाव करना, कि कौन सी थेरेपी। अर्ली इंटरवेंशन जिसे हम बात करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन में हम बिहेवियर थेरेपी को मैं लूँगी कि उसमें हम बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनमें वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका बच्चा सीख सकता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का मेन जो ट्रीटमेंट माना गया है वो ABA थेरेपी को माना गया है। इसके साथ में और थेरेपीज़, अगर बच्चे को सेंसरी नीड्स हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच को लेकर थेरेपी चलेगी। अगर बच्चों को ये सभी थेरेपीज़ दी जाती हैं, इंटेंसिव थेरेपीज़ दी जाती हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली ऑटिज़म के ट्रैप से बाहर आ जाते हैं। अगर आपके बच्चे की एज ज़्यादा हो चुकी है या बच्चे आप पहले आपने टाइम कहीं और ख़राब कर दिया, तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये सब जो हो चुका है उसको लेकर मत बैठिए। आपको आगे बढ़ना है, अपने बच्चे के लिए ये सोचना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो रहता है बच्चों का लेवल, कि बच्चा कौन सी कैटेगरी में आपका डायग्नोस हुआ है, माइल्ड में, मॉडरेट में या सीवियर में। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। लेकिन अगर आपका बच्चा मॉडरेट टू सीवियर भी डायग्नोस हुआ है तो वो भी मुश्किल नहीं है आपके लिए उस चीज़ को समझ पाना, उस ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करना। अगर आपका बच्चा माइल्ड कैटेगरी में नहीं डायग्नोस हुआ या हाई फंक्शनिंग नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में डायग्नोस हुआ है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। इसका एग्जांपल मेरी लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है। मेरे बेटे को मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में वो डायग्नोस हुआ था ऑटिज़म उसका, और उसकी साथ जब काम मैंने शुरू किया था, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि किस एज में आपने उसके साथ काम शुरू किया, तो वो 8 साल का हो चुका था जब मैंने उसके साथ में काम करना शुरू किया। आज जब वो बड़ा हो चुका है, उसके साथ में मैंने थेरेपीज की हैं, तो मैंने उसमें बहुत बदलाव देखे। वक्त के साथ में उसे हंसना आया, मुस्कुराना आया, मेरे साथ मुस्कुराने लगा। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे भी ज़्यादा समझता है, जानता है। कई बार तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि उसे ऑटिज़म है।
तो इतना ज़्यादा फ़र्क बच्चों में आता है, उनके बिहेवियर्स में आता है डिस्पाइट ऑफ हिज ऑल डिफ़िकल्टीज़। हालांकि वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में डायग्नोस हुआ, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और बहुत से इश्यूज़ होने के बावजूद भी उसने सीखा, प्रोग्रेस की, इम्प्रूवमेंट्स आई और आज इतनी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं कि कई बार मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कभी ये वो बच्चा था जो इतना ज़्यादा हाइपर था और इरिटेट रहता था। बच्चों के बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं, इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारा गोल सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को पूरी तरह से ऑटिज़म से बाहर निकाल लें, इस गोल के साथ एक सेकंड गोल और भी जुड़ा रहता है। अगर पूरी तरह से नहीं, कम से कम जितना हो सके उतना तो करें। याद रखिए कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपके कदम भी बड़े होने चाहिए, यानी कि आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच बड़ी है तो अपने आप से लक्ष्य आपको मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमने बच्चे को पूरी तरह रिकवर करें, हमारा ये टारगेट हम लेकर चलें। हम सेकंड टारगेट भी ले सकते हैं कि बच्चे को इंडिपेंडेंट लाइफ दें, उसको एक हैप्पी लाइफ दें, बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के वो जी पाए और उसे कोई प्रॉब्लम ना रहे आगे चलकर। ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो बीइंग ए पेरेंट हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन टारगेट को साथ में लेकर चलें। अगर बच्चे को माइल्ड और हाई फंक्शनिंग है तो चांसेस बहुत अधिक ब्राइट रहते हैं बच्चों की रिकवरी के। बच्चे इन चीज़ों को रिकवर कर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा मिसडायग्नोस होता है, या वर्चुअल ऑटिज़म की बात करूं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे फेड हो जाती हैं जब बच्चा लर्न करना शुरू कर देता है, लेकिन उन्हें भी शुरुआत में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चे अपने आप से नहीं सीख पाते हैं। मैंने देखा है ये चीज़ कि अगर बच्चे को स्टार्टिंग में हम वो एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, ABA की बात कर दूंगी मैं यहाँ पर। ABA में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बच्चों के लिए ये थेरेपी रहती है। मैंने देखा इससे बच्चों को प्रोग्रेस होते और पूरी तरह से रिकवर होते हुए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं होता, उसे कुछ डिफ़िकल्टीज रहती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो अपने सारे काम कर लेता है, अपने पेयर ग्रुप के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, स्कूल में भी वो अच्छा काम कर रहा है, सीख रहा है, आगे जाकर भी उसे एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ वो जॉब कर रहा है, जॉब को लेकर कोई इशू नहीं है, सभी चीज़ें वो अच्छे से कर रहा है, तो इसे भी हम नॉर्मल की कैटेगरी में ही रखेंगे। बच्चों को अगर सही से थेरेपीज दी जाए, अगर एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बच्चों की लाइफ ईजी हो जाती है और आपका बच्चा रिकवर कर जाता है। बच्चे नॉर्मल या नियर टू नॉर्मल लाइफ जीते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, हैप्पी लाइफ जीते हैं। अप टू 20% बच्चे रिकवर कर जाते हैं ऑटिज़म को। हालांकि ऑटिज़म को लाइफ लॉन्ग कंडीशन माना गया है, अब तक माना जाता था, लेकिन जिस हिसाब से अब बच्चे रिकवर होना शुरू हुए हैं, पेरेंट्स में अवेयरनेस बढ़ी है, सही से थेरेपीज अगर बच्चे को मिल रही हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहते हैं आपके बच्चे की रिकवरी के। पेरेंट्स का पॉजिटिव होना और सही जगह पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करना, कि बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना, उसके साथ इंटरेक्शन करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा अपनी ही दुनिया में ना रहे। क्योंकि जब बच्चा अपनी दुनिया में रहता है, चाहे मैं फ़ोन की बात करूं या अकेला भी आपका बच्चा बैठा है, उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कुछ भी लर्न नहीं कर रहा। और लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ें हम लर्न कर जाते हैं वो सारी उम्र आगे चलकर नहीं सीख पाते हैं। ज़रूरी रहता है कि स्टार्टिंग में आपका अपने बच्चे को सपोर्ट करना, उसे हर तरह से मदद करना, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके आउटकम आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। इसलिए ज़रूरत रहती है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, एक्सेप्ट करना, कि डाइवर्सिटी को जिसे हम कहते हैं एक्सेप्ट करना, वो एक ज़रूरी है। कि बच्चा किसी भी लेवल में आपका फॉल करता है, किसी भी कैटेगरी में आता है, माइल्ड है, हाई फंक्शनिंग है, बच्चा तो फिर भी बच्चे ही हैं। अगर हम उसके साथ में नहीं रहेंगे तो कोई भी उसके साथ में नहीं रहेगा। ज़रूरी है कि हमारा एक सपोर्ट तो उसके साथ हमेशा रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपका सपोर्ट उसे रिकवर कर सकता है ऑटिज़म से। इसके बाद मैं बात करूँगी कि कुछ बच्चों में रैपिड रिकवरी होती है। रैपिड रिकवरी का मतलब होता है बहुत जल्दी रिकवर होना। इस बारे में मैं एक केस मेरे सामने है जो मैं आज आपसे थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगी। मान पाएँ इस चीज़ को, आप मान पाएँ, क्योंकि किताबी लिखी बातों को या मैं किसी चीज़ को सुनकर नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। कि मेरे पास एक बच्चा अभय आता था, अभय जो कि ऑटिज़म डायग्नोज था और मैं कहूँगी कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में ही वो आ रहा था। मेरे पास जब वो आया तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं था, कुछ लिखता नहीं था, बोलता नहीं था, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था, कहीं देखता नहीं था। जहाँ मैं कहूँ कि अगर मैं उससे बात करती थी वो मेरी तरफ नहीं देखता था, बिल्कुल भी नहीं देखता था। तो ये चीज़ें थी उसमें, इतने ज़्यादा उसमें सिम्टम्स थे ऑटिज़म के, क्लियर सिम्टम थे, जिससे मुझे लगता था कि वो मॉडरेट कैटेगरी में है।
लेकिन हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बहुत डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की फंक्शनिंग लेवल क्या है इस चीज़ के लिए कि आपका बच्चा ऑटिज़म से रिकवर कर सकता है कि नहीं। विद इन 1 ईयर उस बच्चे ने इतना सीखा कि आज वो बच्चा नर्सरी में जा रहा है और सीख रहा है। आज वो 6th क्लास में है, अपने पेयर ग्रुप में अपनी हम उम्र बच्चों के साथ में सीख रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उम्र भर आपको याद रहते हैं और अभी उनमें से एक है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज भी जब भी वो मुझे मिलता है तो मुझे पहचानता है, मुझसे प्यार करता है, वो मेरा नाम जानता है और अभी बोलता है कि हरप्रीत मैम कैसे हैं आप। तो मुझे खुशी होती है इस चीज़ से कि वो पूरी तरह से एक वो केस है जो मैंने देखा है कि वो 100% वो नॉर्मल हुआ। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेरे एफ़र्ट्स नहीं, मैं ये कहूँगी कि उसकी मदर बहुत ही डेडिकेटेड लेडी हैं जिनके एफ़र्ट्स ने बहुत वर्क किया। अगर मैंने उन्हें कुछ बताया तो उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया, मेरी गाइडलाइंस को। बहुत ज़रूरी रहता है कि आप अगर बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स को चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि घर पर भी उन चीज़ों को किया जाए। मैंने देखा है बहुत से लोग इन चीज़ों को छुपा कर रखते हैं कि बताते नहीं है पेरेंट्स को, जिसका बहुत नुकसान रहता है बच्चे के लिए और बच्चे कभी भी ऑटिज़म से रिकवर नहीं कर पाते हैं। जो भी चीज़ें आप सेंटर में बच्चे के साथ कर रहे हैं उनका पता होना चाहिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स भी आपको अपडेट करते रहें कि क्या किया उसने, बच्चे ने क्या नया सीखा, क्या इंप्रूवमेंट आ रही है। उसके मदर लगातार मुझसे कांटेक्ट करते थे और मुझे बताते थे कि आज मेरे बच्चे ने ये वर्ड बोला या मेरे बच्चे ने अपने आप लिखा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि जो बच्चा टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं था वो सब कुछ अपने आप बताना शुरू कर गया, बोलने लगा, लिखने लगा, पढ़ने लगा विद इन ओनली 1 ईयर, सिर्फ 1 साल में। मैं इसे रैपिड रिकवरी का केस मानूंगी। अबे इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि ऑटिज़म कभी ठीक नहीं हो सकता। ऑटिज़म को डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है डेडिकेशन की, राइट डिसीजंस की, पॉजिटिविटी की, इनकरेजमेंट की, लव की, अटेंशन की, जो चीज़ें अक्सर कम मिलती हैं ऑटिज़म में बच्चों को। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि भगवान ईश्वर पर भरोसा रखिए और उसके बाद अपने आप पर भरोसा रखिए। गिव अप मत कीजिए, छोड़ मत दीजिए। ऑटिज़म से रिकवरी पॉसिबल है, बस ज़रूरत है हमें अपनी सोच बदलने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।